मैं आपका अपने चैनल मनोज एग्जाम स्टडी पे स्वागत करता हूँ। देखो, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है और जो बच्चों के आगे क्रिएट हो रही है उसी के ऊपर मैं थोड़ा बात करूँगा कि आपके जैसे एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, सर हम फेल हो गए। देखो, आपके पास पहले मैं ये बताता हूँ कि आपके पास सबसे दो बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर आप एनडीए में अनसक्सेस हो जाते हो तो आपके पास सीडीएस बचता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप तैयारी नहीं कर रहे उस हिसाब से कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। आप दूसरा, इसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है कि पेरेंट्स क्या है कि ये नहीं देखते कि नहीं, उसका लड़का, पड़ोस वाले का लड़का अगर मैं एनडीए में चला गया तो मेरा बच्चा एनडीए में ही जाना चाहिए, अगर उसका सीडीएस में चला गया तो मेरे बच्चे का भी सीडीएस में होना चाहिए। और वो इतना फोर्स कर देते हैं कि बच्चे की जो खुद की इच्छा होती है, वो किस में इंटरेस्टेड है, क्या बनना चाहता है, वो कभी जानने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो देखिए विदाउट स्किप करके कि इससे आपको पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे बार बार क्या हो कि अनसक्सेस नहीं हो। देखो, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, मैंने जहाँ तक पता अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि बच्चों का जिसमें से 40 या 50% बच्चे जो ये चीज़ करना ही नहीं चाहते, कभी पेरेंट्स उनसे ये जानना नहीं चाहते कि मेरा बच्चा क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। तो अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है। ठीक है। तो आप पहले तो बच्चे से ये पता कीजिए कि बच्चा आपका क्या करना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है। जरूरी नहीं है कि आप एनडीए सीडीएस में ही, अब वो एनडीए सीडीएस में लगा रहेगा जबकि उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसमें पक्का है कि जिस चीज़ में इंसान सक्सेस उसी में होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, और जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें सक्सेस नहीं इतने बड़े टॉप में चला जाता है। तो पहले तो मेरे रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को ये पता कीजिए, उनसे ये पूछिए कि बेटा आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है। तो वो एनडीए और सीडीएस में अगर जाना चाहते हैं तो वो कभी भी अनसक्सेस नहीं होंगे। दूसरी बात, अब देखो एक चीज़ आती है कि बच्चे पढ़ते रहते। देखो, मैंने जहाँ तक देखा है कि एनडीए और सीडीएस की जो मेरिट है वो लगभग 60% के आसपास रहती है। आपके पास कितनी रहती है? 60%। आप पीछे का देख लो, 22, 21, 19, 18, मतलब आप पीछे तक का आप साइट्स पे हैं तो आप वो देखें। मैंने भी बताया है कि आपके पास जो भी मेरिट रहती है वो 60 के लमसम रहती है। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने 100% सिलेबस पढ़ा हो। ठीक है। तो आप क्या करो कि आप 100% नहीं, आप 80% पढ़ो। एग्जाम सक्सेस होने के लिए एग्जाम को खुद को डर लगे कि हाँ यार, आप मतलब एक चीज को आपने क्या है कि 100% पढ़ा। मान लो आप किसी भी कोई भी सब्जेक्ट है और उसने को आपने क्या किया, 100% पढ़ा। मैं 100% श्योर भी कह सकता हूं कि आपका उससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको सिलेक्शन के लिए क्या करना है, आपको 80% सब सिलेबस पढ़ना है, लेकिन बार बार 1000 बार पढ़ो उसको। आप 80% सिलेबस को 1000 बार पढ़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसमें सिलेक्शन लेने से किसी भी एग्जाम में सक्सेस से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, वो भी पढ़ लेता हूँ, मेरे फ्रेंड्स के पास वो बुक है मैं वो बुक भी पढ़ लेता हूँ, फिर मेरे दूसरा फ्रेंड है उसके पास ये बुक है वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, आप चाहे एनसीईआरटी ही पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को भी इतना पढ़ो। आपको अगर मान लो कि एनडीए में जाना है तो आप अपना गोल सबसे पहले फिक्स करो कि मेरे को एनडीए में जाना है। तो मैं क्या करता हूं कि 9th और 10th क्लास से ही उसमें लग जाता हूं। जिस फील्ड में जाना है, आपने जब गोल बना ही लिया है तो आपको पता कि मेरे को एनडीए में जाना है, तो एनडीए में अगर आपको जाना है तो एनडीए के लिए मैं बताता हूं कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन वो 1000 बार पढ़ो। ठीक है। अब एनसीईआरटी बात दूसरी ये है कि आपके पास एसएसबी जो इंटरव्यू होता है, एनडीए में भी होता है और सीडीएस में भी होता है,
मैं उसके लिए आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आपके उसमें कहीं भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है कि आप इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हो या इंग्लिश में दे सकते हो। ये बात सही है कि आप चाहे इंग्लिश में दे दो और चाहे आप इंटरव्यू किस में दे दो, हिंदी में दे दो, लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये है कि वहाँ पे जिसको ज़्यादा रेफ़र किया जाता है वो होता है इंग्लिश में। तो आप भाई एनसीईआरटी मान लो कि ठीक है, एनडीए में कहोगे कि सर मैथमेटिक्स में तो सिर्फ एनडीए में 11th-12th का ही आता है, फिर मैं 10th में कैसे तैयारी करूं? अरे भाई आप एक काम करो ना, 10th क्लास या 9th क्लास में आपकी अगर इंग्लिश वीक है, आपकी जनरल स्टडीज वीक है, उस पर तैयारी करो। फिर इंग्लिश स्पीकिंग विथ फ्लुएंसी के साथ ज़्यादा रेफर किए जाओगे वहाँ पे, क्योंकि आप कल के क्या है कि एक ऑफिसर बन रहे हो, और ऑफिसर क्या है कि कमांडेड ऑफिसर होता है, उसको आपके पास जो टर्निंग में बच्चे आते हैं उनको आपको कुछ भी समझाना होता है या कहीं पे आपको मीटिंग में जाना होता है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग ही करना पड़ता है। और आप एक अगर ऑफिसर बन गए तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो मेरा जहाँ तक ये मानना है कि आप 9th क्लास से आप अपना गोल डिसाइड कर लो। वैसे तो पहले ही कर लेना चाहिए बच्चे का, पेरेंट्स को तो, लेकिन अगर बच्चे को भी क्या कि 9th और 10th क्लास में ही आपको अपना गोल फिक्स कर लेना चाहिए कि मेरे को इसमें जाना है और उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, अब देखो बात यह है कि आपने 9th में क्या किया कि जनरल स्टडीज पीछे क्या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी ये भी तैयार कर ली आपने, इंग्लिश भी तैयार कर ली, और दूसरी चीज़ उसके बाद में आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कोई हार्ड नहीं है, बस ओनली आपको मतलब 4 या 5 मंथ आप उसमें दीजिए। आजकल तो बहुत है कि ऑनलाइन भी है, कि ये भी नहीं कि कोचिंग में जाना ही ज़रूरी है, तो आप उसको क्या करो, इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंसी के साथ तैयार करो। 100% वहाँ पे 100 अगर बच्चों में से कम 95 बच्चे ज़्यादा करके इंग्लिश मीडियम स्पीकिंग वाले ही रेफ़र किए जाते हैं। ठीक है, हाँ कहीं बॉन्डिंग नहीं है कि आप हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, आप किसी में भी स्पीच दे, वहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हो आंसर का। दूसरा क्या है कि आप जब भी आप पढ़ते हो तो ये नहीं कि आपने कोर्स लिया, कोर्स एक बार लो भाई, जिसमें भी आपको अच्छा लगे, जिस भी सर से, सब सर अच्छे होते हैं, ये नहीं कि वो सर अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं, सर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, सिर्फ आपने पढ़ा और फिर दोबारा उसके पीडीएफ के चक्कर में पड़ जाते हो कि मेरे पास तो पीडीएफ है, पीडीएफ से प्रिंट निकाला। नहीं, आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको 9th क्लास से ही जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो अपने गोल के लिए, उसके आप खुद नोट्स बनाइए, और खुद नोट्स बना के उसका आपके बाद में क्या करो, रिवीजन करो उसको। अगर खुद नोट्स बना के अगर रिवीजन करते हो तो आप 100% आप सक्सेस होते हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप कोचिंग लो, और कोचिंग में अगर लेते हो तो उसमें से जो भी सर आपको पढ़ाते हैं उसका खुद को नोट्स बनाना है। दूसरा, अपना टारगेट फिक्स करो। एनडीए सीडीएस में कभी भी अनसक्सेस नहीं होगे, लेकिन आपको जो मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ वो स्टेप्स करो। आप मोटिवेशनल स्पीच सुनना छोड़ो और रियलिटी में आओ। जब तक आप रियलिटी में नहीं आओगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है कि मोटिवेशनल स्पीच छोड़ो, मोटिवेशनल स्पीच से नहीं होता सिलेक्शन होता है मेहनत से आपके। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप नोट्स बनाओ, 100% नोट्स बना लो, एक बार बनाने ही पड़ेंगे, बाद में उसमें कलेक्ट करते रहो भाई, प्लस करते रहो कुछ और किसी भी सर का, लेकिन आप नोट्स बनाओ। दूसरी चीज़ है कि आप उसको टारगेट फिक्स करो कि मेरे को 2 घंटे में ये पढ़ना है। ठीक है, आप 1 डेज का, फिर 7 डेज का, और फिर मंथली, मतलब आप 3 टारगेट फिक्स करके रखो। आप ये कंप्लीट देखना वीडियो, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देखो, और एक बार देखने से ही आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअल मेरे को करना क्या है। तो मोटिवेशनल नहीं, सिर्फ आपको एक्चुअल लाइफ में करना क्या है, मेहनत कैसे करनी है। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 डे का भी बनाना है, फिर आपको 7 डेज का टारगेट बनाना है कि 7 डेज का कंप्लीट नहीं बनाना है, आप उसमें 7 डेज में से 5 डेज का बनाओ
कि मेरे को 5 डेज का क्या करना है, फिक्स टारगेट है कि मेरे को ये पढ़ना है और इस या मैथ में है तो ये एक्सरसाइज सोल्व करनी ही करनी है। अब सर वीकली क्यों नहीं बनाए 5 डेज का? 5 डेज का इसलिए बनाओ क्योंकि आपको कोई भी अगर काम हो जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए, कहीं पे जाना पड़ जाए, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो आप 2 डेज एक्स्ट्रा अपने पास सेव रखो, जिससे क्या है कि आप अपना जो टारगेट 5 डेज में किया है वो आपका किसी भी करबार से भी क्या हो, मिस नहीं हो, मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब क्या है कि दूसरा, आप प्रैक्टिस सेट सबसे ज्यादा निकालो। प्रैक्टिस सेट आपको मतलब जितने ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट आप ले आओ। फिक्स राइटर के नहीं, आप किसी के भी उठा लो। भाई आपको ये पता है कि उनमें से कभी कोई बाई चांस है, वरना किसी भी बुक्स में से या किसी भी प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन नहीं आते। आपको तो प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस इतनी करो कि मतलब कोई भी आपके पास आए, कैसा भी क्वेश्चन बैंक या कैसा भी मॉडल पेपर हो, आप उसको सोल्व करते रहो। जितना ज़्यादा सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके सक्सेस होते जाओगे। तीसरी चीज़ है कि सर घबराहट, आपको बड़ी घबराहट होती है एग्जाम टाइम, उसके लिए भी मैंने बताया है कि आपको घबराहट मोटिवेशनल स्पीच सुन के नहीं, आपको, मैं तो बड़ा अपोजिट हूँ मोटिवेशनल स्पीच के, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीच से कभी किसी का भला नहीं हुआ अभी तक। हाँ, क्या पता किसी मतलब 100 में से 1 का हो गया, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% वही सक्सेस हुए हैं जिन्होंने मेहनत की है। मोटिवेशनल स्पीच से कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ आती है कि डर वाली घबराहट। तो आपको क्या करना है कि जैसे घबराहट, भाई नॉर्मल अपने एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि सबसे ज़्यादा हम अपने पापा से घबराते हैं, आज मैं भी घबराता। तो आप उनसे कांटेक्ट बनाइए, और जब एग्जाम जाते हो तो एग्जाम में पहले जाने को अपने सेंटर में पहले पहुंचिए, लेट मत होइए। दूसरा, फिर अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है कि उस इंसान को याद करना है और उसका अच्छा आपके साथ, मतलब मान लो कि हम नॉर्मल एग्जाम पे फैमिली में लेते हैं तो पापा से ही डरते हैं सबसे ज़्यादा, मम्मी से तो कोई भी नहीं डरता। तो पापा से अगर डर रहे हैं तो पापा ने जो आपके साथ मतलब अच्छा बिहेव किया, आपके साथ अच्छा मतलब आपके लिए क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप लर्न कीजिए। एग्जाम सेंटर में एग्जाम सीट के ऊपर बैठने के बाद इससे बड़ा मोटिवेशनल कुछ नहीं होगा, इससे बड़ा आपके जो अंदर जो घबराहट होती है, डर को बाहर निकालने का, इससे अच्छा कोई भी आपके पास टॉपिक नहीं है कि आप उसको भगा सको, लगेगा नहीं। तो आप उस मोमेंट को याद कीजिए, आप उनकी मेहनत को याद कीजिए। आप अपने मम्मी के जो मेहनत करती है आपके लिए, कि आपको 4 बजे उठाती है, 4 बजे उठा के आपको चाय देती है, जबकि उसको तो पढ़ना नहीं होता है। तो वो चीज़ें आप उस टाइम ध्यान रखिए। आप ये ध्यान रखो ही मत कि मैं एग्जाम देने आया हूँ, तो आप 100% वहाँ पे नहीं घबराओगे। और फिर भी अगर ये लगता है तो देखो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि आप जो काउंटिंग है वो रिवर्स स्टार्ट कर दो। दूसरा, जिन बच्चों का मान लो कि एनडीए में नहीं हुआ, मैं आपको एक लड़के का एग्जांपल बताता हूँ, आप भी अगर चाहो तो गूगल पे सर्च करके देखना, और वो मैंने उससे बहुत कुछ देखा कि हाँ बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है उसमें। तो उसका क्या है कि जब वो एनडीए में का एग्ज़ाम दिया, उसने 4 अटैम्प्ट दिए एनडीए के, जिसका नाम है अमित प्रकाश। आप देखोगे 2022 में उसने सीडीएस में 3rd रैंक प्राप्त की। अब उससे ये चीज़ पूछी गई कि आपने एनडीए कितनी बार अटेम्प्ट किया, तो मैं उसने कहा कि मैंने 4 बार एनडीए अटेम्प्ट किया, लेकिन चारों बार मैं रिटर्न भी पास नहीं कर सका। और वो बच्चा बाद में जाके सीडीएस में 2022 में उसने सीडीएस में 3rd रैंक ली ऑल इंडिया लेवल पे। तो उसने ये कहा कि ये बड़ी बात नहीं है कि शख्स, लेकिन उसने ये देखा कि मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा। उसने ये नहीं देखा कि मैं मोटिवेशनल स्पीच और सुनता हूँ, टाइम वेस्ट करता रहूँ, नहीं। उसने अपने टारगेट फिक्स किए, उसने अपनी मिस्टेक कहाँ पे की वो फिक्स की, उसने अपने जो सर हैं उनसे डिस्कस किया कि सर मैं मतलब ये पेपर दिया और मैंने ऐसा पेपर किया, तो मेरे में क्या कमी थी कि मतलब मेरा रिटन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। तो आपको गाइडलाइन दी,
टीचर्स आपको गाइडलाइन देंगे कि बेटा आप ये मिस्टेक कर रहे हो, आप पेपर दो, पेपर देने के बाद में सर से डिस्कस करो कि सर मैंने ऐसे पेपर दिया, ये मैं करके आया हूँ। तो उस टाइम आपको 90% तो उस टाइम ही पता चल जाता है कि आप सेफ हो कि नहीं हो। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाता है कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपके टाइम मैनेजमेंट, उसके लिए आप सर उसके लिए डिस्कस कहाँ करें, उसके लिए डिस्कस सबसे बेस्ट बताता हूँ, आपके मम्मी और पापा हैं। मम्मी और पापा से मतलब इस चीज़ का डिस्कस करो कि आप अगर अनसक्सेस हो गए हो कि मम्मी क्या किए, तो वो आपको बताएंगे कि मम्मी पापा मेरे को सक्सेस होना ही होना है, तो आप मेरे को ये बताओ कि मेरे अंदर क्या कमियां रही। थर्ड पर्सन से मत पूछो कि आपके अंदर क्या कमियां थी, बस एक अपने गुरु से और एक अपने मम्मी पापा कि मेरे अंदर क्या, तो वो बताएंगे कि आपने पढ़ते टाइम क्या लापरवाही की। और तीसरी चीज़, डिसमोटिवेट होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पास वालों को पता चल जाना। आपको अगर वो पूछते आजकल क्या कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, क्या ठीक है टाइम पास कर रहा हूँ, अच्छा। फिर वो आपको पूछते हैं टाइम पास फिर भी कर क्या रहे हो, क्या है मम्मी पापा ने कोचिंग में डाल दिया, चला जाता हूँ पार्क में बैठ के आराम से वापस आ जाता हूँ। कभी भी पता मत करने दो कि आपका गोल क्या है, क्योंकि अगर आप अनसक्सेस हुए तो वो आएंगे, आके आपको पूछेंगे भाई आपका क्या हुआ, आप अनसक्सेस बताते हो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो वो पूरे गांव में जाके, पूरे सिटी में जाके इस बात को बोलेंगे कि कर दियो। ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता है, अरे भाई सिलेक्शन तो ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आपने उनको नहीं बताया और आपका सिलेक्शन हो गया और आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन हो गया, तो वो किसी को नहीं बताएंगे, बस अपने बच्चे को बताएंगे कि देखो वो पढ़ता भी नहीं था और फिर भी सक्सेस हो गया। तो सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है, डिसमोटिवेट नहीं होना है कि हाँ भाई, किसी को ये नहीं बताना है कि आपका गोल क्या है, सिर्फ अपने मम्मी पापा या अपने सर को, और उनसे कंटिन्यू डिस्कस करते रहो कि आज क्या कमी थी। आप अपने टारगेट फिक्स कर दो आपके डेज के ऊपर, वीकली और फिर मंथली आप। और दूसरी चीज़ है कि 80% सिलेबस है वो 1000 बार पढ़ो, 100% सिलेबस एक बार पढ़ने के बजाय मैं तो ये कहता हूँ कि 80% सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो 1000 बार पढ़ो, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। और अभी जो एनडीए के एग्ज़ाम और सीडीएस की एग्ज़ाम है 16 अप्रैल को, मैंने उसी के लिए खास ये किया है कि आपको ये कहीं पर भी डिसमोटिवेट नहीं होना है और आप कहीं किसी से ये डिस्कस नहीं करना है, और आपको जो चीज़ें बताई गई हैं उस पर ध्यान रखना है कि आप, क्योंकि आपकी तैयारी हो गई, अब सिलेबस पे उन पे कोई बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि सिलेबस के ऊपर कोई बात करूँ किसी टॉपिक के, क्योंकि जो तैयारी होनी थी वो कंप्लीट हो गई, 2 डेज है। और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखो कि हेल्थ कहीं पर भी, कहीं क्या बाई चांस भी आपके हेल्थ को कोई इफ़ेक्ट नहीं हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है। वहाँ पे अगर जाते हो तो आप आराम से जाइए, एग्ज़ाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुँचिए, जिससे आपको घबराहट नहीं होगी। एग्ज़ाम सेंटर के हॉल में जाने से पहले आप आराम से फ्रेश होइए, फ्रेश होके पानी पीजिए और पानी पी के आराम से बैठिए, और वहाँ पे जाके अपने मम्मी या पापा की जो आपके पास, जो आपके लिए कर रहे हैं, जो मेमोरीज हैं उनको रिवाइज करते रहिए। आप इस दिमाग में ये चीज़ आने ही मत दो कि भाई मतलब मैं घबराता हूँ। तीसरी चीज़ है कि आपको बाद में लास्ट में ये लगे कि हाँ अब पेपर मिलने वाला है, 5 मिनट और है, 5 या 7 मिनट हैं, तो 5 मिनट के अंदर अंदर कम से कम आप 3 या 4 बार 100 तक काउंटिंग को रिवर्स स्पीक करो, रिवर्स, फटाफट फटाफट फटाफट। तो आपको वहाँ पे न तो घबराहट होगी और न डर होगी, और आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। और मैं ऊपर वाले से यही प्रे करता हूँ कि जो भी बच्चे ये सुन रहे हैं और इसको अपनी लाइफ में सेटल कर रहे हैं, तो उनको हमें भगवान उनको सक्सेस करे और 100% वो सक्सेस होके आएँ। और मेरे पास को कमेंट करना कि आपने जब ये चीज़ें आपने ध्यान दी तो आप कितना, आपके पास इफेक्ट पड़ा, कितने आप सक्सेस हुए, आपके घबराहट हुई या नहीं हुई। और बच्चों को भी ये बताना है। तो मोटिवेशनल स्पीच वह सुनना, उनमें टाइम वेस्ट करना ये छोड़िए, आप अपने एक्चुअल जो इफेक्ट हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, जो गलतियां कर रहे हो वो गलतियों को सुधारिए अगर सक्सेस होना है तो, ठीक है।
ऐसा नहीं। दूसरा, अपना गोल किसी के आगे भी शेयर मत करो, सिर्फ आपके फैमिली और सेकंड आपके सर, बस। थर्ड पर्सन ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको ये पता हो कि आपका गोल क्या है, अगर आपको सक्सेस होना है और टॉप 10 में आना है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी और को पता चलता है तो डिसमोटिवेट होने का सबसे बड़ा रीजन वही है। बाकी ये तीन, फैमिली और सेकंड सर जो आपके गुरुजन हैं, ये कभी भी आपको डिसमोटिवेट नहीं होने देंगे। इसके अलावा अगर किसी को भी आपके गोल का पता लगता है तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको वो डिसमोटिवेट के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करना है, आराम से रिलैक्स होके, और क्वेश्चंस को अच्छे से पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, अटेम्प्ट अच्छे से करना है। आपको बार बार उस क्वेश्चन, मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसको एक बार रिप्लेस करके आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि ऑल टोटल क्वेश्चन इक्वल हैं। तो मेरे तरफ से सभी एनडीए एंड सीडीएस जिनका 16 अप्रैल को पेपर है, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और भगवान आपको हमेशा सफल बनाए। थैंक यू।